मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अरे मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 जीव विज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है उत्सर्जन तंत्र, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किडनी, वृक्क या गुर्दा जिसे हम कहते हैं। और इसी के बारे में आप लोग को पढ़ना है और आपके एग्जाम में ये आता भी है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। सबसे पहले चैप्टर को हमें पढ़ना है, तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके मन में यही आएगा कि आखिर ये उत्सर्जन होता क्या है। चैप्टर का नाम ही है उत्सर्जन, तो उत्सर्जन आखिर होता क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करें। तो उत्सर्जन, जिसे कि हम इंग्लिश में एक्सक्रीजन बोलते हैं, ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के शरीर से उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक और अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। जैसे देखो, हमारा शरीर है, बाहर से तुम चाहे जितना नहा धो करके शुद्ध हो जाओ, परंतु शरीर के अंदर बहुत सारे कचरा भरा हुआ है, यानी कि मलमूत्र कितना भरा हुआ है शरीर के अंदर। तो अर्थ इसका यही है कि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। और अगर हम इसे बायोलॉजी की भाषा में पढ़ें, तो उत्सर्जन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया हो जाएगी जिसके द्वारा जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक और अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। अब अगर जैविक प्रक्रिया की बात करें, तो मैंने आप लोग को जैविक प्रक्रिया के बारे में पढ़ा दिया है, उपापचयी क्रियाओं के बारे में भी पढ़ा दिया है। तो अगर नहीं पता हो तो प्लेलिस्ट से आप लोग देख लीजिएगा। ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए विषैले हो सकते हैं। सोचो, अगर आपके अंदर यूरिन है और आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो फिर वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि वो फट जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा विषैले हो सकते हैं, और इसीलिए इनका निष्कासन बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। उत्सर्जन आखिर क्यों ज़रूरी है, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था कि शरीर से इसका निष्कासन होता रहे, अन्यथा ये हमारे लिए हानिकारक होगा, इसीलिए ज़रूरी है। परंतु अगर अलग से पूछ दिया जाए कि उत्सर्जन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो आप इसका जवाब कुछ इस प्रकार दोगे कि जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में लगातार कई रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिन्हें कि उपापचय कहते हैं। और इन क्रियाओं के दौरान ऊर्जा बनती है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे पदार्थ भी बनेंगे जिनकी शरीर को कोई ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि कुछ साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, और वे हानिकारक भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इन पदार्थों का शरीर में जमा होना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकाल करके हमें स्वस्थ रखती है। तो मेनली चैप्टर में हमें मनुष्यों में उत्सर्जी अंगों को पढ़ना है, यानी कि मानव में उत्सर्जन तंत्र को पढ़ना है, और इससे रिलेटेड जो बॉडी ऑर्गन्स रहेंगे उनके बारे में स्टडी करना है। तो मनुष्यों में कई अंग उत्सर्जन का कार्य करते हैं, जिनमें कि मुख्य इस प्रकार है। जैसे सबसे पहला है वृक्क, जिसे कि हम इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। अब कोई किडनी बोल दिया, कोई वृक्क बोल दिया, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि हमें पता नहीं चल रहा है क्या कह रहा है। किडनी या वृक्क कह दिया, तो ये सेम के आकार के दो अंग होते हैं, जो कि रक्त को छान करके मूत्र बनाते हैं, और मूत्र में यूरिया, यूरिक अम्ल, अतिरिक्त लवण और पानी जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं।
अगला है मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर्स। तो ये नलिकाएं वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। अगला है मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये एक थैलीनुमा अंग होता है जहाँ पे मूत्र तब तक जमा रहता है जब तक उसे शरीर से बाहर न निकाल दिया जाए। नेक्स्ट है मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। तो ये वो नली होती है जिससे कि मूत्र मूत्राशय से शरीर से बाहर निकलता है। अगला है फेफड़े लंग्स, ये भी इसमें आते हैं। ये श्वसन के दौरान बनी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि फेफड़े उत्सर्जन अंग में कैसे आ गए, तो देखो जो हमारे शरीर में CO2 रहेगा वो हमारे लिए हानिकारक है, तो उसे फेफड़े शरीर से बाहर निकालते हैं और इसीलिए ये उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है त्वचा या फिर स्किन। ये पसीने के रूप में अतिरिक्त पानी, लवण और थोड़ी मात्रा में यूरिया को बाहर निकालती है। नेक्स्ट है यकृत यानी कि लीवर। तो ये रक्त से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जैसे पित्त वर्णकों और कुछ अन्य अपशिष्ट पदार्थों को साफ करती है। तो इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। अगर हम उत्सर्जन के प्रकार की बात करें तो ये भी आपके एग्जाम में आता है कि उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताओगे कि जीवों में विशेषकर जंतुओं में उत्सर्जित किए जाने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर उत्सर्जन को हम मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बुक में 4 प्रकार के भी दिए हैं, लेकिन 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं यही आप लोग को बता दूंगी। पहला है अमोनियोटेलिक। तो ये क्या उत्सर्जित करते हैं? ये जीव मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। आप नाम से याद रखोगे, अमोनियोटेलिक मतलब जो जीव मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है और इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और वो कौन से जीव होंगे? तो ऐसे जीव आमतौर पे जलीय होते हैं, जैसे अधिकांश अस्थि मछलियाँ, जलीय उभयचर और कई जलीय अकशेरुकी। नेक्स्ट कैसे होता है? अमोनिया पानी में आसानी से घुलनशील हो जाता है और इसीलिए ये जीव इसे सीधे अपने गलफड़ों या फिर त्वचा के माध्यम से पानी में उत्सर्जित कर देते हैं। अमोनियोटेलिक के बाद नेक्स्ट आएगा सेकेंड, दैट विल बी यूरियोटेलिक। तो ये क्या उत्सर्जित करते हैं? जैसे अमोनियोटेलिक अमोनिया का उत्सर्जन करते थे, वैसे ही यूरियोटेलिक यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। तो ये जीव मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया अमोनिया की तुलना में थोड़ा सा कम विषैला होता है और इसे उत्सर्जित करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें कौन से जीव आएंगे? तो इसमें स्तनधारी मनुष्यों के साथ में कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां भी शामिल हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि स्तनधारी में केवल हम मनुष्य हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें तो बहुत सारे स्थलीय उभयचर और कुछ समुद्री मछलियां भी शामिल हैं। और ये कैसे होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कोई पूछेगा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो बच्चों को पता ही नहीं रहता, लेकिन आपको याद रखना है कि यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, जहाँ पे अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है और इसके बाद वृक्क यानी कि किडनी रक्त से यूरिया को छान करके मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। थर्ड वाला है हमारे सामने यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक क्या उत्सर्जित करेंगे? तो आप नेम से ही याद रखोगे कि ये मुख्य रूप से यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में यूरिक एसिड बोलते हैं। यूरिक अम्ल अमोनिया और यूरिया दोनों की तुलना में सबसे कम विषैला होता है और इसे उत्सर्जित करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ये अक्सर पेस्ट या गोलिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है। इसमें कौन से जीव आएंगे? तो इसमें पक्षी, सरीसृप, छिपकलियां और सांप और कीट शामिल है।
कैसे होता है? ये उन जीवों के लिए एक अनुकूलन है जो कि पानी की कमी वाले वातावरण में रहते हैं, क्योंकि ये पानी के संरक्षण में मदद करता है। अगला है, इन मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्टों के अलावा अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो कि विभिन्न अंगों द्वारा उत्सर्जित होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा श्वसन के माध्यम से और अतिरिक्त लवण और पानी त्वचा द्वारा पसीने के रूप में। पित्तवर्धक की बात करें जैसे बिलीरुबिन, तो ये यकृत द्वारा पित्त के माध्यम से। जब हम इस वर्गीकरण की बात करेंगे तो ये जीवों के वातावरण और उनकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूलन को दर्शाता है। मेनली रूप से हमें पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि मानव उत्सर्जित तंत्र के बारे में। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र होता है जिसे कि हम मानव उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये तंत्र शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये उपापचयी क्रियाओं से उत्पन्न विषैले पदार्थों जैसे कि यूरिया, अतिरिक्त लवण और पानी को शरीर से बाहर निकालता है। मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो मानव उत्सर्जन तंत्र में कई अंग मिल करके काम करते हैं, जिनमें कि प्रमुख है वृक्क यानी कि किडनी। किडनी में स्थान और आकार की बात करें तो किडनी आप याद रखोगे एग्जाम में आपके आ सकता है कि ये सेम के बीच के आकार के दो गहरे लाल रंग के अंग होते हैं जो कि उदर गुहा पेट के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। दाहिना वृक्क बाएं वृक्क से थोड़ा सा नीचे होता है। कार्य की बात करें तो वृक्क उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं और इनका प्राथमिक कार्य रक्त को छान करके मूत्र बनाना है। कोई वृक्क का कार्य पूछे तो आप बताओगे कि इनका प्राथमिक कार्य रक्त को छान करके मूत्र बनाना है। ये रक्त से यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, अतिरिक्त लवण और पानी जैसे अपशिष्ट पदार्थों को अलग करते हैं। अगला है नेफ्रॉन्स। प्रत्येक वृत्त में लाखों छोटी छोटी निस्यंदन इकाइयाँ होती हैं जिन्हें कि हम नेफ्रॉन कहते हैं, और यही जो नेफ्रॉन होते हैं ये रक्त को छानने का वास्तविक कार्य करते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थों को अलग करते हैं और शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, कुछ लवण और पानी को वापस रक्त में अवशोषित कर लेते हैं। मूत्रवाहिनी यूरेटस की बात करें संरचना, ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी पतली पेशीय नलिकाएं होती हैं जो कि प्रत्येक वृक्क से निकलती हैं। कार्य की बात करें तो ये वृक्क द्वारा बनाए गए मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती हैं। अगला हमारे सामने अगला ऑर्गन है मूत्राशय, जिसे कि हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसके संरचना की बात करें तो ये एक खोखला पेशीय थैलीनुमा अंग है जो कि श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। और इसके कार्यों की बात करें तो मूत्राशय मूत्रवाहिनी से आए मूत्र को तब तक जमा करके रखता है जब तक कि उसे शरीर से बाहर न निकाल दिया जाए, और जब मूत्राशय भर जाता है तो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क को संकेत भेजता है जिससे कि हमें पेशाब करने की इच्छा महसूस होती है। अगला नेक्स्ट वाला ऑर्गन है मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। संरचना की बात करें तो ये एक पतली नली है जो कि मूत्राशय से शुरू होकर शरीर के बाहर खुलती है। कार्य, मूत्र मार्ग मूत्राशय में जमा मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करता है। और पुरुषों में मूत्र मार्ग शुक्राणुओं के लिए भी एक मार्ग होता है। उत्सर्जन तंत्र की कार्य प्रणाली की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, शायद परहैप्स पूछा जा सके। रक्त का निस्यंदन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रक्त वृक्क धमनी
रीनल आर्टरी के माध्यम से वृक्क में प्रवेश करता है और वृक्क के अंदर नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस नामक भाग में रक्त का उच्च दबाव पर निस्यंदन होता है। इस प्रक्रिया में पानी, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि यूरिया रक्त से छन करके वुमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। पुनरावशोषण की बात करें, रीएब्जॉर्प्शन तो छने हुए पदार्थ जिसे कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं, ये नेफ्रॉन की नलिकाओं से गुजरते हैं और इस दौरान शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे कि अधिकांशतः पानी, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और कुछ लवण वापस रक्त में अवशोषित कर लिए जाते हैं। स्राव यानी कि सिक्रेशन कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि अतिरिक्त पोटेशियम आयन, दवाएं इत्यादि चीजें जो कि निस्यंदन में नहीं छन पाए थे, उन्हें सीधे रक्त से नेफ्रॉन की नलिकाओं में स्रावित कर दिया जाता है। इफ वी टॉक अबाउट मूत्र का निर्माण यानी कि यूरिन फॉर्मेशन, तो पुनरावशोषण और स्राव की प्रक्रिया के बाद जो तरल पदार्थ बचता है वह मूत्र होता है और इस मूत्र में मुख्य रूप से यूरिया, अतिरिक्त पानी और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो मूत्र के बारे में डिस्कशन हो गया। अब हम इसके बात करेंगे इसके निष्कासन के बारे में यानी कि एक्सक्रीजन ऑफ यूरिन। तो मूत्र वृक्क से मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में आता है और वहां जमा होता रहता है। जब मूत्राशय पर्याप्त भर जाता है तो मस्तिष्क के नियंत्रण में मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उत्सर्जन में जब हम अन्य अंगों की भूमिका की बात करेंगे तो वृक्क के अलावा कुछ अन्य अंग भी उत्सर्जन में सहायक होते हैं जैसे कि फेफड़े, लंग्स। ये श्वसन के दौरान बनी कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में जलवाष्प को शरीर से बाहर निकालते हैं। त्वचा यानी कि स्किन, त्वचा पसीने के रूप में अतिरिक्त पानी, लवण और थोड़ी मात्रा में यूरिया को बाहर निकालती है। यकृत अमोनिया को कम विषैले यूरिया में परिवर्तित कर देता है और ये पित्तवर्धकों जैसे कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को भी पित्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। कोई पूछेगा कि बताइए बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ये यकृत में पाए जाते हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है ये एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रणाली है जो कि शरीर में आंतरिक संतुलन यानी कि होम्योस्टैटिस बनाए रखने और विषैले पदार्थों को हटा करके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हम कभी कभी सुनते हैं कि किसी की किडनी खराब हो जाती है, वृक्क खराब हो जाता है, तो हमारे पास 2 वृक्क हैं, कहते हैं कि एक को निकाल दिया जाए तो एक से भी इंसान जीवित रह सकता है। और एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि रुधिर अपोहन होता है। देखो ये अंग्रेजी में हम इसे हेमोडायलिसिस कहते हैं। ये एक चिकित्सीय प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति के वृक्क यानी कि किडनी ठीक से काम करना बंद कर देते हैं और ये एक तरह का कृत्रिम वृक्क उपचार है जो कि शरीर से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालने में मदद करता है जो कि सामान्य रूप से स्वस्थ गुर्दे करते हैं। और यही रीजन है कि अगर किसी का वृक्क एक खराब भी हो जाए तो रुधिर अपवहन करा के एक रुधिर के माध्यम से वो जीवित भी रह सकता है। प्रश्न ये भी आपके मन में उठ सकता है कि आखिर रुधिर अपवहन की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, तो जब वृक्क अपनी कार्य क्षमता खो देते हैं तब शरीर में विषाक्त पदार्थ जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन और अतिरिक्त पानी जमा होने लगता है। ये स्थिति वृक्क विफलता या अंतिम चरण के गुर्दे की बीमारी कहलाती है। जैसे कि किसी को गुर्दे की बीमारी हो जाती है तो उसमें ये काम होता है। ऐसे में यदि तुरंत उपचार न किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। और रुधिर अपवहन उन मरीजों के लिए एक जीवन रक्षक उपचार है जो कि वृक्क प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हैं या कि जो प्रत्यारोपण नहीं करवा सकते।
रुधिर अपोहन काम कैसे करता है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, नॉलेज के लिए आप इसे पढ़ सकते हो कि रुधिर अपोहन कैसे काम करता है। रुधिर अपोहन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं, जैसे कि पहुंच बनाना, वैस्कुलर एक्सेस। अपोहन मशीन तक रक्त पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो रोगी के शरीर में एक विशेष पहुंच बनाई जाती है, जो कि आम तरीकों पर 3 तरीके से की जाती है। सबसे पहला होता है आर्टेरियोवेन्स फिस्टुला, जिसे हम एवी फिस्टुला भी कह सकते हैं। ये सबसे पसंदीदा तरीका होता है, जिसमें कि सर्जन धमनी और नस को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे नस मोटी और मजबूत हो जाती है। इसे विकसित होने में कुछ हफ्ते या फिर महीने लग सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टेरियोवेनस ग्राफ्ट, और वी कैन से इट्स एवी ग्राफ्ट। यदि फिस्टुला संभव न हो तो धमनी और नस को जोड़ने के लिए एक कृत्रिम ट्यूब यानी कि ग्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। अगला है कैथेटर। तो ये एक अस्थायी पहुंच है, जिसमें कि गर्दन, छाती या फिर कमर की बड़ी नस में एक ट्यूब डाली जाती है। ये आमतौर पे आपातकालीन स्थितियों में या जब अन्य पहुंच विकसित नहीं होती तब उपयोग किया जाता है। रक्त को बाहर निकालना, ड्राइंग ब्लड। एक सुई के माध्यम से रक्त को पहुंच से निकाल करके एक ट्यूबिंग के माध्यम से अपोहन मशीन, जिसे कि डायलाइजर या कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं, उसमें भेजा जाता है। फिर होता है रक्त का शुद्धिकरण यानी कि ब्लड प्यूरिफिकेशन। डायलाइजर में रक्त एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरता है और इस झिल्ली के दूसरी ओर अपोहन द्रव डायलेस्टेट होता है। ये द्रव विशेष रूप से तैयार किया गया होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और खनिज सहित संतुलन में होते हैं, लेकिन कोई अपशिष्ट उत्पाद नहीं होता। एक प्रक्रिया हमारे सामने है विसरण, जिसे कि हम डिफ्यूजन कहते हैं। रक्त में मौजूद अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, अतिरिक्त पोटेशियम और फास्फोरस सांद्रता ढाल के कारण अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से रक्त से अपोहन द्रव में चले जाते हैं। अगला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। रक्त से अतिरिक्त पानी और कुछ अन्य तरल पदार्थ को भी दबाव के अंदर का उपयोग करके डायलाइजर से बाहर निकाला जाता है। शुद्ध रक्त को वापस भेजना, रिटर्निंग क्लीन ब्लड। शुद्ध किया हुआ रक्त एक दूसरी ट्यूब के माध्यम से वापस रोगी के शरीर में भेजा जाता है। रुधिर अपोहन की आवृत्ति और अवधि। रुधिर अपोहन आमतौर पे 1 सप्ताह में 3 बार किया जाता है और प्रत्येक सत्र लगभग 3 से 4 घंटे तक चलता रहता है। ये रोगी की स्थिति, वृक्क कार्य क्षमता के स्तर और चिकित्सक की सलाह पर निर्भर करता है। एक लास्ट पॉइंट है हमारे सामने कि रुधिर अपोहन के लाभ और चुनौतियां क्या हो सकती हैं। तो लाभ, ये जीवन रक्षक उपचार है जो कि वृक्क विफलता वाले रोगियों को जीवित रहने में मदद करता है। ये जीवन से हानिकारक विषाक्त पदार्थों ये शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटाता है। ये कुछ हद तक जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर देता है। सोचो किसी का किडनी ही खराब हो गया तो वृक्क अपोहन के माध्यम से उसके लिए अच्छा हो जाएगा, रुधिर अपोहन के माध्यम से। चुनौतियों की बात करें तो ये एक समय लेने वाली प्रक्रिया है जो कि रोगी के जीवन पे काफ़ी प्रभाव डालती है। सोचो अगर हम किसी काम को डेली 1 घंटे भी करें तो कितना प्रभाव पड़ जाता है। अगर किसी का ब्लड 3 से 4 घंटे प्यूरिफाई हो रहा है 1 हफ्ते में 3 से 4 दिन, तो कितना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि रक्तचाप में गिरावट, मांसपेशियों में ऐंठन, मतली और थकान, पहुँच स्थल पे संक्रमण या अन्य जटिलताओं का खतरा हो सकता है और ये एक महंगा उपचार भी है। रुधिर अपोहन वृक्क विफलता के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो कि रोगियों को बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी वृक्क के नेफ्रॉन के बारे में। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।